So chapter number 18 is about urogynecology. Let's see question number 1. You review a woman in the urogynecology outpatient clinic. You decided to start her on the anticholinergic therapy as she has symptoms of overactive bladder. ठीक है, OAB है and that has failed to respond to the lifestyle modification and bladder training. तो उसमें हमने क्या करना होता है कि पेशेंट को हमें जो ट्रीटमेंट ऑफर करनी है वो उनको ये बताना होता है. एक तो हमने उनको साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर बताने कि ये आपको साइड इफ़ेक्ट्स ये आने हैं, जो भी आप मेडिसिन दे रहे हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स आप पेशेंट को ज़रूर बताएंगे. और दूसरा ये कि एटलीस्ट 4 वीक्स जो है ना विद गुड कंप्लायंस ट्रीटमेंट लें तो ही आपको फुल बेनिफिट्स आएंगे. ठीक है, और ये हमारा MCQ आ चुका है काफ़ी दफ़ा एग्ज़ाम में. Question number 2. A 51-year-old woman with 2 previous vaginal deliveries is seen in the gynecology outpatient clinic complaining of leaking urine on cuffing. ठीक है, sneezing for the past 3 months. And she has no other urinary symptoms and is not on any medication. Abdominal and pelvic examination is normal. What would you tell her regarding the number of pelvic floor contractions to perform and the frequency of the exercise program per day? अब इसमें जो है ना हमने पेशेंट को ऑफ़र करना होता है कि आपने जो है वो कॉन्ट्रैक्शंस करनी है एटलीस्ट 8 कॉन्ट्रैक्शंस. ठीक है, 3 times पर डे. पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ना हमने इनको ये ऑफ़र करना होता है. आप लोग यूँ याद कर लें 8, 3, ठीक है, एंड 3, क्योंकि हमने इनको 3 months के लिए कम से कम ये ऑफ़र करनी होती है. ऑफर ट्रायल और सुपरवाइज पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग for at least 3 months. ठीक है, during as first line treatment for women with stress or mixed urinary incontinence. Pelvic floor muscle training program should comprise at least 8 contractions performed 3 times per day. Do not use perinometry or pelvic floor electromyography as biofeedback as a routine part. मतलब वो कह रहे हैं कॉम्प्लिकेट ना करो चीज़ों को, क्योंकि वो यही बात है कि हमने इन्वेस्टिगेशंस करा के या डायग्नोसिस तो क्लिनिकली बन रहा है ना पेशेंट का, तो आप उनको कॉम्प्लिकेट करने के बजाय उनको ये आप करवाएं पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग. ठीक है, और उसके बाद आप देखें एटलीस्ट 3 months के लिए. यहीं पर ही ना आप लोग ये याद कर लो कि जो पेशेंट हमारे पास यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स के साथ आती है ना, अगर 1 या 2 है स्टेज, तो हमने भी उनको भी यही ऑफ़र करनी होती है. लेकिन 8/3/4 इनमें हमने इनको कराना होता है कि 4 months के लिए हमने देखना है एटलीस्ट वो एक्सरसाइज करें, गुड रेगुलरली करें, और फिर भी अगर उनको बेनिफिट नहीं हो रहा तो फिर हम उनको कोई और ऑप्शन ऑफ़र करते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. A 65-year-old woman is prescribed Mirabegron. ठीक है, इनका इन्होंने ब्रांड नेम बताया हुआ है. हमारे पास काफ़ी सारे ब्रांड नेम से आता है. फॉर डिट्रूसर ओवर एक्टिविटी. व्हाट टाइप ऑफ ड्रग इज़ Mirabegron? ये आपसे ज़रूर पूछते हैं कि भाई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये कौन सी ड्रग है. तो Mirabegron जो है ना ये बीटा-3 है. ठीक है, तो M के साथ ही मैंने याद रखा हुआ था कि M को घुमाएं तो ये 3 हो जाता है. तो Mirabegron हैज़ बीटा-3 एड्रीनो रिसेप्टर एगोनिस्ट है. मार्केटिंग उन्होंने बताया हुआ है कि ऑथराइजेशन है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ अर्जेंसी, इंक्रीज मिक्चुरेशन फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस. जो हमारा बेसिकली ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है ना, OAB, उसके लिए हमने Mirabegron हम दे सकते हैं. बाकी मेडिसिन अगर पेशेंट को उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं पसंद आ रहे या वो कहती नहीं मैंने नहीं लेनी. ओरल बीटा-3 एड्रीनो रिसेप्टर एगोनिस्ट है जो कि एड्रीनो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है, जो कि कॉजिंग द ब्लैडर टू रिलैक्स विच हेल्प्स इट टू फिल एंड स्टोर यूरिन. क्योंकि इसमें यही होता है कि आपका ब्लैडर यूँ समझेंगे कॉन्ट्रैक्ट करके रखता है मसल उसका, तो वो अंदर यूरिन कैपेसिटी कम हो जाती है. Mirabegron की उन्होंने ये भी बता दिया है कि इट इज़ अवेलेबल एज 25 milligram और 50 milligram टैबलेट विद द रिकमेंडेड डोज बीइंग 50 milligram डेली. ठीक है, और हमने हाफ करनी होती है क्योंकि रीनल या हेपेटिक इम्पेयरमेंट हो उसमें. तो ये भी आप लोग याद करें. यू सी अ वुमन इन द गायनोकोलॉजी आउटपेशेंट क्लिनिक. शी हैज सिम्टम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी मिक्चुरेशन. यू आस्क हर टू कीप अ ब्लैडर डायरी. ओवर व्हाट लेंथ ऑफ द टाइम शुड अ ब्लैडर डायरी बी अंडरटेकन. एक तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लैडर डायरी है क्या. ठीक है, ये बहुत एक बेसिक नॉलेज है, पेशेंट की मैनेजमेंट में बहुत हेल्पफुल होती है. एक सब्जेक्टिव जो है वो इनपुट मिलता है कि पेशेंट को मसला कितना है और क्या मसला है. तो इसमें हमने एटलीस्ट 3 days के लिए इनसे कराना होता है. यूज ब्लैडर डायरी फॉर 3 days इन द इनिशियल असेसमेंट ऑफ द वुमेन विद यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या ओवर एक्टिव ब्लैडर. इट इज़ ऑल्सो यूजफुल टू असेस ट्रीटमेंट, कि ट्रीटमेंट भी इफेक्टिव है या नहीं जो हमने ऑफर किया उनको. सिंपल इफेक्टिव वे टू असेस वुमेन है. एंड मोस्ट वाइडिंग डायरीज रिकॉर्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द voided volume, leakage, episode pad change and type of the volume of the fluid intake. मतलब उसमें हमने बेसिकली पेशेंट का इंटेक आउटपुट मॉनिटर कराना होता है मरीज से खुद. Okay, so the answer is 3 days. Whenever the patient presents to us with a complaint of either urinary incontinence or overactive bladder, तो हमने ये देखने के लिए कि पेशेंट में कौन से जो है वो प्रॉब्लम ज़्यादा प्रीडोमिनेट कर रही है, उसके लिए हमने उनसे 3 days के लिए उनकी ब्लैडर डायरी मेंटेन करानी होती है. उसमें हम पेशेंट से उनसे खुद ही उनका इनटेक आउटपुट रिकॉर्ड मॉनिटर करा रहे होते हैं. आप यूँ समझ लें कि जब वो सुबह उठी हैं तब से अब रात सोने तक, और इवन रात को भी अगर शी इज़ हैविंग एनी कंप्लेंट्स कि जिसमें उनको रात को उठना पड़ा है वॉशरूम जाने के लिए,
विच इज़ नॉक्टूरिया। तो उसमें हमने उनको यही देखना होता है कि अगर मोर देन 1 एपिसोड हो ना तो दैट इज़ नॉट नॉर्मल ना। तो हमने वो सारा देखने के लिए, और वो किस तरह का फ्लूइड इंटेक कर रही हैं, कितनी अमाउंट में ले रही हैं, लाइक अगर टी कॉफ़ी इंटेक ज़्यादा है तो फिर हमने उसको भी एड्रेस करना होता है ना। और ये कि उनको जो इनकॉन्टिनेंस हुई वो कितनी एपिसोड्स हुई और किस तरह से हुई, लाइक उनको अर्ज इनकॉन्टिनेंस हुई या उनको स्ट्रेस की, मतलब लाइक कफ स्नीज या फिर कोई स्कॉटिंग वगैरह या कोई स्पेशल किन सर्कमस्टांसिस में उनको इनकॉन्टिनेंस हुई। तो वो सारा मॉनिटर करने के लिए हम 3 डेज़ के लिए उनको जो है वो ब्लैडर डायरी मेंटेन कराते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 5, 36-year-old woman presents to the clinic with lower abdominal dragging feeling for the past 10 days. Her urine dipstick shows positive for the nitrites but she has no other symptoms of UTI. मतलब उनको UTI के कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन उनको जो है एक ड्रैगिंग सेंसेशन है लोअर एब्डोमेन में, और उसके लिए उन्होंने जब अपना यूरिन जो है पॉजिटिव अपना कराया तो फॉर नाइट्राइट्स पॉजिटिव आया कि इन्फेक्शन शो हो रहा है। तो ऐसी सूरत में हमने क्या करना होता है कि हमने सेंड करना होता है मिड स्ट्रीम यूरिन फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी। जब हमें पता चल जाएगा कि एंटीबायोटिक में कोई ऑर्गेनिज्म है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है ना हम उनको एंटीबायोटिक स्टार्ट करा देंगे अगर आएगा, क्योंकि अभी इनको सिम्टम्स नहीं है यूटीआई के लिए। ठीक है, 2 कंडीशंस हैं कि पेशेंट को यूटीआई के सिम्टम्स हैं तो फिर आप क्या करेंगे, आप भिजवा देंगे टेस्ट के लिए और साथ में एम्पेरिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करा देंगे ताकि पेशेंट के सिम्टम्स भी रिलीव हो जाएं। लेकिन एक पेशेंट है जिनको सिम्टम्स नहीं है लेकिन यूरिन में आ गया पॉजिटिव, तो पहले आप वेट करें कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, फिर उसके अकॉर्डिंगली उसको एंटीबायोटिक दें। यूटीआई इज डायग्नोज व्हेन देयर आर बैक्टीरियल काउंट ऑफ मोर देन 10⁵, ये आप लोग याद कर लें, 10⁵ कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स पर ml हो, and a single strain of pathogen is identified on culture. Question number 6, you review a 49-year-old woman in the gynecology outpatient clinic with symptoms of frequency, urgency of micturition. She is para 1, delivered vaginally 15 years ago. BMI is 27 and she smokes 15 cigarettes a day. She drinks 4 cups of coffee daily. Which of the following lifestyle intervention is the most important to improve her symptoms? अब इसमें मतलब सारी बातें ही हैं because her BMI is a bit on the like overweight side पर हैं, और उसके बाद उन्होंने बताया कि 15 सिगरेट्स भी पीनी है, 4 कप्स ऑफ कॉफ़ी भी डेली ले रही हैं। लेकिन फिर भी सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना दैट इज़ रिड्यूस कैफीन इंटेक, क्योंकि ये ब्लैडर इरिटेंट होती है। ठीक है, इन्होंने जो है रिकमेंड अ ट्रायल ऑफ कैफीन रिडक्शन टू वीमेन विद ओवर एक्टिव ब्लैडर, एडवाइजिंग मॉडिफिकेशन ऑफ हाई और लो फ्लूइड इंटेक इन वीमेन। मतलब वो कह रहे हैं कि सब कुछ करें आप, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो इन पेशेंट में है ना दैट इज़ कैफीन। और जो है अगर वो यही कहते हैं कि अब BMI इंपॉर्टेंट है नो डाउट, लेकिन आप ज़्यादा उन पेशेंट्स को कहें जिनका BMI मोर देन 30 हो, कि आप जिनका BMI मोर देन 30 होता है उनमें हो सकता है ये कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो 27 उनका है तो उतना ज़्यादा वो कॉज नहीं कर रहा होगा। Question number 7, 67-year-old woman is seen in the gynecology outpatient clinic. She has tried various medications for detrusor instability and all failed. She is keen to try the least invasive procedure. Which of the following options would be most appropriate for her? यानी कि वो सब कुछ करवा चुकी हैं और जो है वो लीस्ट इन्वेसिव प्रोसीजर की तरफ जाना चाहती हैं। तो वी नो दैट इट इज़ PTNS, जो हमारा परक्यूटेनियस पोस्टीरियर टिबियल नर्व स्टिमुलेशन है, ये जो है लीस्ट इन्वेसिव है। लेकिन वो साथ में यही बता रहे हैं कि डू नॉट ऑफर परक्यूटेनियस पोस्टीरियर टिबियल नर्व स्टिमुलेशन फॉर ओवर एक्टिव ब्लैडर अनलेस देयर हैज़ बीन MDT। हमने वो कहते हैं कि MDT से रिव्यू कराना है हमने। ठीक है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट इंक्लूडिंग ओवर एक्टिव ड्रग ट्रीटमेंट हैज़ नॉट वर्कड एडिक्वेटली नॉट डज द वुमेन वांट बॉटुलिनम टॉक्सिन A, क्योंकि इसमें यही होता है सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, फिर ड्रग्स है, फिर ड्रग्स भी अगर इफेक्ट नहीं कर रही तो फिर हम MDT को इन्वॉल्व करके फिर हम बॉटुलिनम टॉक्सिन का ऑफर करते हैं, और अगर वो भी ना चल रहा हो तो फिर हम डिफरेंट ये जो वेरियस है मेथड, जिसमें एक ये भी है, ये ऑफर करते हैं। लेकिन अगर पेशेंट कहती है कि नहीं मुझे ड्रग भी नहीं लेनी और मुझे बॉटुलिनम टॉक्सिन भी नहीं लेना, तो फिर हम उनको ये ऑफर कर सकते हैं परक्यूटेनियस जो है पोस्टीरियर टिबियल नर्व स्टिमुलेशन। डू नॉट ऑफर ट्रांसक्यूटेनियस सैक्रल नर्व स्टिमुलेशन, वो यही बता रहे हैं कि ट्रांसक्यूटेनियस सैक्रल नर्व स्टिमुलेशन का जो है ना ओवर एक्टिव ब्लैडर में रोल नहीं है। Question number 8, a 75-year-old woman presents to the gynecology outpatient clinic complaining of continuous leaking of urine. She is known to have had multiple sclerosis. ठीक है, continuous leaking है और MS है for the past 10 years. She is chair bound on examination. There are pressure ulcers that are contaminated by the urine. तो ये itself एक indication है जिसमें आप पेशेंट को जो है ज़ाहिर है वो सेल्फ वो नहीं कर सकती कैथीटराइजेशन इंटरमिटेंट, तो हमने उनको जो है वो एक ट्रांस इंडवेलिंग यूरिथ्रल कैथीटर जो है वो उनको पास कर देना है। ठीक है, वो ये बता रहे हैं इंडिकेटेड फॉर द लॉन्ग टर्म यूज़ जो है वो यही है, क्रॉनिक यूरिनरी रिटेंशन इन वीमेन हु आर अनएबल टू मैनेज इंटरमिटेंट सेल्फ कैथीटराइजेशन, कोई स्किन वूंड्स हैं या प्रेशर अल्सर्स हैं,
वहाँ उस एरिया में, एंड दे आर बीइंग कंटामिनेटेड बाय यूरिन, या फिर डिस्ट्रेस है और डिस्ट्रप्शन है कॉज बाय बेड एंड क्लॉथिंग चेंजेस, कि वो नहीं कर सकती क्योंकि शी इज चेयर बाउंड। इफ वुमेन एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस फॉर दिस, तो अगर वो खुद भी कहती हैं कि मुझे यही कैथेटर आप पास कर दें, तो आप कर दें पास, ठीक है। तो ये सारे जो है ना इंडिकेशंस हैं कि इंडवेलिंग कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, लोअर लिम्ब स्पेसिसिटी, सारा उन्होंने बताया हुआ है कि आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं। क्लीन इंटरमीडिएट सेल्फ कैथेटराइजेशन इवन विद द एड ऑफ अ केयर गिवर इज नो लॉन्गर फिजिबल ना, इन सिचुएशंस में उनमें आप ये कर सकते हैं। सुपर प्यूबिक कैथेटर का जो है वो ये कहते हैं कि अगर वहाँ यूरिथ्रल इरोजन हुई हुई है, कोई इस तरह की वूंड है वहाँ पर कि आप नहीं पास कर सकते, तो आप सुपर प्यूबिक पास कर दें। वो कह रहे सुपर प्यूबिक कैथेटर इटसेल्फ कंफर्टेबल है, कन्वीनियंट भी है, पेशेंट की जो है सेल्फ इमेज भी बेहतर रहती है कि, और सेक्सुअल फंक्शन भी उनका जो है वो रहता है। लेकिन उसकी कुछ डिसएडवांटेजेस यही हैं कि इन्फेक्शन में कोई स्किन में इन्फेक्शन हो सकता है, लीकेज प्रोलैप्स थ्रू द यूरिथ्रा, या फिर उसमें साथ में ये भी है कि डेफिनेटली वी नीड हायर लेवल्स ऑफ एक्सपर्टीज जो कि इंसर्शन के लिए हमें वहाँ पर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, एन 82-year-old patient presents to the gynecology outpatient clinic with symptoms of frequency and urgency. A post-void bladder scan shows 100 ml residual urine. Conservative management did not help, and now you have decided to start her on medical treatment for overactive bladder. Which of the following would you recommend? देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि हमने पेशेंट की एज ज़रूर देखनी है, पेशेंट का BMI ज़रूर देखना है, पेशेंट की कोमॉर्बिडिटीज ज़रूर देखनी होती हैं। तो इसमें वो बस यही बताते हैं कि जो ऑक्सीब्यूटाइनिन होती है ना, उसके CNS इफेक्ट्स आते हैं, O4 ऑक्सी O4 नॉट टू गिव टू ओल्ड, ठीक है। जो ओल्ड जो है ना पेशेंट्स, उनको हमने ऑक्सीब्यूटाइनिन नहीं देनी, क्योंकि ये रैपिडली आपकी जो है वो ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है, वहाँ से CNS में उनके सिम्टम्स आते हैं, तो हमने उनको नहीं देनी, ठीक है। और जो है उन्होंने यही बताया हुआ है कि डू नॉट ऑफर ऑक्सीब्यूटाइनिन इमीडिएट रिलीज टू फ्रेल ओल्डर वुमेन। ऑफर वन ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस फर्स्ट वुमेन विद OAB, ठीक है। हमें पता है कि हमने जो ऑफर वैसे करनी होती हैं वो यही हमारी हैं ड्रग्स, ठीक है। OTD के नाम से हमने तो याद रखा हुआ था, ऑक्सीब्यूटाइनिन, टॉल्टेरोनिन, डेरिफेनेसिन। तो लेकिन और डेस्मोप्रेसिन हमने देनी होती है जिनको नॉक्चूरिया हो, ठीक है। सिर्फ उनकी कंप्लेन नॉक्चूरिया उनमें देनी होती है, लेकिन इनमें भी हमने जो है वो सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पेशेंट के को, और जो ओवर 65 ईयर्स हो और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और हाइपरटेंशन के साथ हो, नहीं देनी, ठीक है। ये सारी बातें हम लोग 2-3 बार रिवाइज करेंगे ना, तो हमें याद रह जाएंगी इंशाल्लाह। So let's move to question number 10. A 72-year-old patient presents to the gynecology outpatient clinic with symptoms of frequency and urgency. A post-void bladder scan shows 75 ml residual volume. Conservative management did not help, and now you have decided to start her on medical treatment for the overactive bladder. How soon after commencing medical treatment does she need a review? अब इसमें वो यही बात है 4 weeks, ठीक है। आपने 4 weeks के बाद रिव्यू कराना है अगर कोई कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है। 2 weeks के बाद भी कुछ पेशेंट का रिव्यू कराना होता है, वो मैं आप लोगों को पॉइंट्स बता दूंगी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 11 इज अ 53-year-old para 2 presents with 12-month history of leaking on sneezing. She tried pelvic floor muscle exercises for 6 months with no improvement. On examination, there was no evidence of the uterovaginal prolapse. What is the most appropriate surgical intervention? अब इसमें जो है ना हमने इनको सिंथेटिक मिड यूरेथ्रल टेप्स, जिसको हम जो है वो TVT या TOT कहते हैं, वो ऑफर करनी है, और ये अभी तक गाइडलाइंस में है कि हम इनको ऑफर कर सकते हैं। द करंट एविडेंस सपोर्ट्स द रेट्रोप्यूबिक सिंथेटिक स्लिंग विद द बॉटम अप अप्रोच एज द प्राइमरी प्रोसीजर फॉर द स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ठीक है। और मिड यूरेथ्रल स्लिंग सीम्स टू हैव रिप्लेस कॉर्पो सस्पेंशन, मतलब हमने नीचे से सिंपल सा प्रोसीजर है वो कर लें, बजाय इसके कि हम पेशेंट को जो है वो एक ज़्यादा इन्वेसिव प्रोसीजर करें। Question number 12. You review a 61-year-old patient in the gynecology outpatient clinic who is complaining of leaking of urine on coughing or sneezing. Pelvic floor exercises have not helped. You counseled her and booked her for a mid-urethral tape surgery. The theater nurse asked you which type of tape do you prefer. ये भी गाइडलाइन में से ही MCQ है, तो इसमें आपने ये कंफ्यूज नहीं होना। तो टाइप 1 ही इसमें हम यूज़ करते हैं, टाइप 1 है और मैक्रोपोरस है, ठीक है। पॉली जो है वो प्रोपाइलिन टेप होती है। यूज़ अ डिवाइस मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम टाइप 1, ये उन्होंने बताया हुआ, ये वाली टेप है हमारी, और कलर्ड फॉर हाई विजिबिलिटी फॉर ईज ऑफ इंसर्शन एंड रिविजन, कहते हैं। Question number 13. A 62-year-old woman is referred to the gynecology outpatient clinic because of hesitancy of micturition and dribbling of urine after micturition. Which of the following investigations would you recommend? मतलब उनको hesitancy है, like she is having difficulty to initiate urination. Hesitancy का यही मतलब होता है ना, तो इसमें वो साथ में उनको ये है कि आफ्टर मिक्चुरेशन इवन देन शी इज़ हैविंग ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन। तो उसमें हमने सबसे ज़्यादा ये देखना है कि पीछे यूरिन रह कितना गया, मतलब ज़्यादा रह रहा है ना,
तो हमने यही करना है कि मेजर करना है पोस्ट वॉइड रेजिडुअल यूरिन वॉल्यूम बाय ब्लैडर अल्ट्रासाउंड स्कैन। क्यों? क्योंकि ये कोई इन्वेसिव नहीं है, कोई हम इसमें अगर हम इवन कैथेटराइज भी करके निकालें और देखें कितना पीछे यूरिन रह गया, उसमें भी रिस्क तो है ना, पेशेंट को हम ट्रॉमा या इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे लीस्ट इन्वेसिव और सबसे जो कन्वीनियंट ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है ना, हमने वो सिलेक्ट करना होता है पेशेंट के लिए, ताकि पेशेंट भी ईज में रहे और हम भी। Question number 14. A 49-year-old woman who has multiple uterine fibroids is booked for total abdominal hysterectomy with conservation of the ovaries. What is her risk of developing post-hysterectomy wall prolapse? अब आपने ना बस ये दो बातें याद करनी है इस तरह के सिनेरियो में कि हिस्टेरेक्टमी हो क्यों रही है। अगर तो हो रही है हिस्टेरेक्टमी ड्यू टू द प्रोलैप्स तो फिर तो आप याद रख लें 11%। और अगर हिस्टेरेक्टमी जो, क्योंकि इसमें यही बताया हुआ है उन्होंने कि पोस्ट हिस्टेरेक्टमी वॉल प्रोलैप्स हैव बीन रिपोर्टेड टू फॉलो 11.6 ऑफ द हिस्टेरेक्टमी परफॉर्म फॉर प्रोलैप्स, ठीक है, और 1.8% फॉर अदर बेनाइन डिजीज। तो मैंने तो इसी तरह याद रखा हुआ था कि 1% है रिस्क ऑफ पोस्ट हिस्टेरेक्टमी वॉल प्रोलैप्स अगर तो कोई और कॉज की वजह से हो रही है हिस्टेरेक्टमी, और अगर प्रोलैप्स की वजह से हो रही है तो 11% है। इन्होंने 6 to 12 बताई हुई है, लेकिन हमारी गाइडलाइंस में 11% ही लिखा हुआ है उन्होंने। A large study from the Austria estimated the frequency of the post-hysterectomy wall prolapse requiring surgical repair to be between 6 and 8। मतलब उनको सर्जरी की रिक्वायरमेंट जिनको पड़ी है ना वो 6 to 8% है। Question number 15. A 63-year-old woman is booked for vaginal hysterectomy for pelvic organ prolapse stage 2. According to the pelvic organ prolapse quantification classification, what is the best surgical procedure to परफॉर्म टू प्रिवेंट वॉल प्रोलैप्स इन फ्यूचर? ठीक है, अब वजाइनल हिस्टेरेक्टमी की जहाँ बात होती है ना, वहाँ पे हमने ये बात याद रखनी है, मैकल कोल्डोप्लास्टी, क्योंकि वो हम वजाइनल हिस्टेरेक्टमी में ही करते हैं। ठीक है, मैकल कोल्डोप्लास्टी है तो वही प्रोसीजर जो हम एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी में भी कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें वजाइनल हिस्टेरेक्टमी में जो है इस प्रोसीजर को जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया उन्हीं के नाम पे है ये। तो मैकल कोल्डोप्लास्टी इन्वॉल्व्स अप्रॉक्सीमेटिंग द यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स यूजिंग कंटिन्यूअस सुचर to obliterate the peritoneum of the posterior cul-de-sac as high as possible। ठीक है, और इसी को सिमिलर अप्रोच जो है ना वो डिस्क्राइब तो कर दिए इन्होंने एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी में, लेकिन कोई कंपैरेटिव स्टडी भी नहीं है एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी में। और उसके अलावा उन्होंने बता दी अपनी स्टडी भी एक शेयर कर दी है कि जो इन्होंने डाटा क्योंकि इसमें कलेक्ट किया हुआ तो इसलिए ये भी ज़्यादा फेमस भी है। और वो उन्होंने ये बताया कि 24 मंथ्स फॉलोअप पे वजाइनल वॉल वाज वेल सपोर्टेड इन 99.2% ऑफ द पेशेंट्स। ठीक है, और ये काफ़ी सक्सेसफुल है, लाइक 90% से जो भी चीज़ हमारी मेडिसिन में अच्छी होती है ना वो दैट इज लाइक गुड सक्सेस रेट उसका। क्वेश्चन नंबर 16. यू हैव ऑब्टेन कंसेंट फ्रॉम अ 67-year-old वुमन फॉर अ वजाइनल हिस्टेरेक्टमी प्लस pelvic floor repair and a possible sacrospinous fixation. She is diagnosed with stage 2 uterus vaginal prolapse. After you complete the hysterectomy and the anterior vaginal wall repair, you pull on the wall and it comes down to 1 centimeter above the introitus. यानी कि अब पोस्ट हिस्टेरेक्टमी वॉल प्रोलैप्स क्या होगा, वो ऑलरेडी ही 1 सेंटीमीटर अबव द इंट्रोइटस आया हुआ है। तो इसमें हमने ये करना होता है कि हमने साथ ही, बिकॉज शी इज़ 67 years old, और ये हमने देखना होता है कि पेशेंट की एज क्या है। अगर तो सेक्सुअली एक्टिव हैं तो फिर हमने जो है वो नहीं करनी होती SSF। ठीक है, सैक्रोस्पाइनस फिक्सेशन हमने जो यंग फीमेल्स होती हैं, जो सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स होती हैं, उनमें नहीं करनी होती, क्योंकि इससे जो बाद में प्रॉब्लम्स हैं वो यही आती हैं कि एक तो शॉर्ट हो जाती है वजाइना की लेंथ और दूसरा एंगल भी चेंज हो जाता है। वो पेशेंट हमारे पास डिस्पैरिनिया के साथ आती हैं। ये थोड़ी जब हम देखेंगे ये प्रोसीजर भी तो उसकी भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हम रिवाइज कर लेंगे। Prophylactic sacrospinal fixation has been suggested at the time of the vaginal hysterectomy for marked UV prolapse। ठीक है, अब उनको already है with when the vault point C on the POPQ system could be pulled to the introitus at the end of the anterior vaginal wall closure, जैसे कि हमारे उन पेशेंट में था। तो वो यही बता रहे हैं कि उन्होंने जो डाटा कलेक्ट किया है तो वो यही था कि 20 जो पेशेंट्स थी उनकी, उनमें उन्होंने बताया कि 20 women कंप्लेन ऑफ राइट बटक पेन। ठीक है, एक तो यहाँ हमारी जो नर्व्स होती हैं वो थोड़ा पेन करती हैं SSF के बाद, और दूसरा जो है उनको मैंने आपको जिस तरह बताया कि एंगल चेंज हो जाता है वजाइना का, तो डिस्पैरिनिया की कंप्लेन के साथ भी आती हैं। क्वेश्चन नंबर 17. A 55-year-old woman is seen in the clinic complaining of feeling a lump in the vagina. She has a history of vaginal hysterectomy 6 years previously. On examination, she has a complete vaginal wall prolapse stage 4 POPQ. Which of the following options would you recommend to her? तो इसमें हमने ये करना होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि लेप्रोस्कोपी के लिए करना है, और हमने क्या करनी है, सैक्रोकोल्पोपेक्सी करनी है, क्योंकि ये इसमें यही है कि पेशेंट जो है वो एक लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर के बेनिफिट्स यही होते हैं कि पेशेंट जो है वो वापस अपनी रूटीन ऑफ लाइफ में बेहतर जा सकता है, और सक्सेस रेट दोनों का ही इक्वल है।
UTI is a common in pregnancy and hence the regular check of urine in the antenatal clinic. What is the incidence of UTI during pregnancy? तो ये जो है ना up to 8% होता है, क्योंकि it is common in pregnancy with overall incidence उन्होंने बता दिया है. सिम्टोमेटिक भी हो सकता है, एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है, और अगर हम ट्रीट ना करें तो हमें पता है कॉम्प्लिकेशन, वो इन्फेक्शन समझे असेंड करता जाता है और कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जाती है. पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है पेशेंट को, जो है वो इट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन प्रीटर्म लेबर, पीप्रॉम, और उसके साथ फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन भी करा सकता है, एनीमिया भी कराता है अगर रिकरेंट यूटीआई हो रहा है प्रेगनेंसी में. Asymptomatic bacteriuria is the most commonly seen in early pregnancy, which is the reason why it is the standard antenatal practice to send a urine sample for microscopy and culture at the initial booking. Which of the following organism is the most common cause of asymptomatic bacteriuria? क्योंकि हमारे जो बेसिकली E. coli है वो मोस्ट कॉमन है, ठीक है, ये आप लोग याद कर लें, ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड MCQ है. मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द वुमेन विद asymptomatic bacteriuria is E. coli, being responsible for 90% of all cases. The next most frequently observed pathogen are gram negative bacteria, जिसमें हमारे ये gram negative bacteria, या तो ये ऑप्शन होगा, अगर ये नहीं है तो फिर आपने इनमें से कोई ढूंढना है. gram negative bacteria भी लिखा हुआ हो सकता है, या फिर इनमें से किसी एक का नाम भी लिखा हुआ हो सकता है. gram positive pathogens such as Staphylococcus aureus and group B Streptococcus can also be found. मतलब उन्होंने बता दी कि 1, 2, 3 उसी सीक्वेंस में, अगर ऑप्शंस में नहीं है तो आपने ढूंढ के उसके अकॉर्डिंगली ही मार्क करना है, क्योंकि ये एग्जाम हमारा बहुत ट्रिकी होता है. हमने 1, 2, 3 याद करना है. अगर ये सबसे पहले हमने उस 1 को ढूंढना है, 1 नहीं है तो फिर 2 पे आ जाए, अगर 2 नहीं है तो फिर 3 पे आ जाए, ठीक है. तो ही हम अपने एग्जाम में जो है वो क्विकली अपने एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह हम करेंगे. Question number 20. 26-year-old primary gravida presented to the labor ward at 18 weeks gestation with a fever of 38.6 और बाद में उनको rigorous abdominal और loin pain भी है. She was diagnosed with pyelonephritis. ये भी हमारी रिकॉल है, एग्जाम में काफ़ी दफ़ा आ चुका है. And she has received intravenous antibiotics, antipyretics, fluid hydration. What is the risk of the recurrence of pyelonephritis in current pregnancy? जो अब एक दफ़ा हो चुका है ना, पहले हमने पढ़ा था कि एसिम्टोमेटिक में एसिम्टोमेटिक 8% में होता है, ठीक है, और ये अभी बता रहे हैं कि एक दफ़ा पायलोनेफ्राइटिस हो गया तो अब दोबारा इसी प्रेगनेंसी में होने के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा हैं, विच इज़ 10 to 19%. आप लोग 10 to 20% याद कर लें कि ये अब पेशेंट जो है ना हमारी हाई रिस्क है. इनको हमने वो इवन ये कहते हैं कि आप अपना खुद डिसाइड करें कि उनको एंटी माइक्रोबियल प्रोफाइलेक्सिस फॉर द रिमाइंडर ऑफ द प्रेगनेंसी दें. वो लो डोज में एंटीबायोटिक्स होती हैं. EBM में इसका एक छोटा सा टेबल बना हुआ है, आप लोग कहेंगे तो मैं शेयर भी कर दूंगी, कि अगर पेशेंट जो है वो रिकरेंट एपिसोड्स के साथ हमारे पास प्रेजेंट कर रही हैं यूटीआई की इन प्रेगनेंसी में, तो एडवर्स आउटकम से बचने के लिए हम उनको लो डोज में प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं ताकि दोबारा यूटीआई ना हो आगे. क्वेश्चन नंबर 21. A 32-year-old woman in her first pregnancy was admitted to hospital at 29 weeks gestation because of a colicky pain in the left loin, vomiting and a fever. Investigation showed that she has a left ureteric stone. ये भी एग्जाम में रिपीट हो चुकी है multiple times recall. The patient is counseled and offered conservative management with painkillers, antibiotics and hydration. What is the success rate of conservative management? एक तो उन्होंने ये पूछ लिया, ये भी MCQ रिकॉल में आ चुका है, ठीक है. कंजर्वेटिव मैनेजमेंट जो है ना वो अप टू 80% सक्सेस रेट है. इनिशियल मैनेजमेंट उन्होंने हमें बता दी रीनल कैलकुलाई की कि जो है ना आपने उनको एनाल्जेसिया, हाइड्रेशन और एंटीबायोटिक्स देनी है, और कोई भी अगर इन्फेक्टिव कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करने के लिए. और साथ में ये वाला भी MCQ आता था कि इफ द सिम्टम्स आर रिफ्रेक्टरी टू दिस ट्रीटमेंट और देयर इज सेप्सिस, कि वो एक सिनेरियो आता है कि उसमें पेशेंट सेप्सिस में है और सिंगल ऑब्स्ट्रक्ट साथ में हाइड्रोनेफ्रोसिस है, तो फिर हमने क्या करना होता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव किडनी को बचाने के लिए और रीनल फंक्शन जो डिटेरियोरेट हो रहे हैं उनको रोकने के लिए हमने एक्टिव मैनेजमेंट में क्या करना होता था, परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टमी. तो ये भी MCQ है, हमारा रिकॉल है, CPSP का काफ़ी दफ़ा आ चुका है. या फिर हम यूरिटेरिक स्टेंटिंग भी कर सकते हैं और यूरिट्रोस्कोपी या स्टोन रिमूवल भी कर सकते हैं. मतलब हम ओपन सर्जरी नहीं करेंगे, लेकिन परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टमी और बाकी सारे प्रोसीजर्स के बारे में सोचेंगे पेशेंट के, ताकि किडनी फंक्शन को हम बचा सकें. Question number 22. A 48-year-old woman presented to the gynecology outpatient clinic complaining of hesitancy and of dribbling of urine after maturation. Uroflowmetry was requested and you have the result. What is the normal female maximum flow rate? इसमें ना आप लोगों ने एक बात याद रख लेनी है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि 2 चीज़ें हैं, वो एटलीस्ट ये याद कर ले. नॉर्मल फ्लो रेट भी 15 होता है, ठीक है, 15 ml per second, बेल शेप्ड कर्व होती है और जो है ना कोई रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है. ये बात आप लोग याद कर लें. बाकी यूरोडायनामिक्स की इन्होंने ये बातें बताई हुई हैं, ये आप लोग इनको खुद भी रीड कर लीजिएगा एक बार. और जो है और दूसरी चीज़ जो 15 होती है ना, दैट इज़ कि हमारा जो पी डिट्रूसर होता है ना वो 15 से ऊपर नहीं होना चाहिए, वरना फिर क्योंकि ये ग्राफ्स भी अब बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, इसमें आपको उन्होंने सारे प्रेशर्स दिए हुए होते हैं और वो आपसे इंटरप्रेट करा रहे होते हैं कि भाई अब बताएंगे क्या है यूरोडायनामिक स्टडीज़ में ना. तो अगर पी डिट्रूसर जो है वो 15 से ज़्यादा है तो दैट इज़ नॉट नॉर्मल, फिर वो डिट्रूसर ओवर एक्टिव है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 23. 66-year-old woman
is booked for urodynamic study because of the frequency, urgency, and leaking of urine. Urodynamic study shows the maximum bladder capacity of 200 ml. 200 ml उनका capacity है. P abdomen remain unchanged और P west जो bladder का होता है और P detrusor were consistent and ently rising 2 centimeter edged water for every 30 ml of infused fluid into the bladder. At the end of the infusion जो है ना उन्होंने ये बताया कि P west और P det जो है ना they remain raised. There was no leak on cuffing. ठीक है, एक तो बात उन्होंने ये बता दी कि फिलिंग फेज के एंड पे जो कफिंग कराई उसमें लीक नहीं हुआ. व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? इसमें जो है ना अब ये देखें जस्ट 200 ml उसकी ब्लैडर कैपेसिटी है, तो वही बात हमें अलर्ट कर रही है कि कोई मसला है. और ये जो हमारा पी डिट्रूसर है, ये बेचारा शरीफ इंसान, ये शरीफ ब्लैडर मसल ये रिमेन इसका सही रहा ना और बाद में जाके वो रेज हुआ. तो उसमें यही है कि ब्लैडर की कैपेसिटी कम हो गई, लो कंप्लायंस ब्लैडर है. Bladder compliance is mathematical calculation of the volume required for a unit rise of pressure measured during filling. ठीक है, it indicates how the bladder wall reacts on stretching. कि अगर वो stretch नहीं कर रहा और प्रेशर अंदर बढ़े जा रहा है तो इसका मतलब यही है कि ब्लैडर की स्ट्रेच करने की कैपेसिटी कम हो गई है. और हम इसको मेजर ऐसे ही करते हैं जो प्रेशर है बाय सब्सट्रैक्टिंग पी एब्डोमेन फ्रॉम पी वेस्ट, यानी कि जो ब्लैडर का प्रेशर है उसको हम एब्डोमेन के प्रेशर से माइनस कर देते हैं. अब वो ये बता रहे हैं कि अ लार्ज राइज इन द ब्लैडर प्रेशर ऑफ मोर देन 1 सेंटीमीटर वाटर पर 40 ml इन रिलेशन टू ब्लैडर कैपेसिटी इज टर्म्ड एज लो कंप्लायंस. उन्होंने ये भी बता दिया लो कंप्लायंस क्या है. इट वुड हाउएवर बी अनयूजुअल टू सी लो कंप्लायंस इन वुमेन विदाउट अंडरलाइंग कोई या तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है या फिर कोई इंट्रिंसिक ब्लैडर डिजीज है, तो या फिर कुछ इट इज़ यूजली सीन इन. उन्होंने साथ में ये भी बता दिया कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस या कोई पेल्विक रेडियोथेरेपी हुई होती है ना फॉर एनी मेलिग्नेंसी या जो भी, उसकी वजह से भी हो सकता है. ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी ये भी एमसीक्यू बहुत ज़्यादा आते हैं कि कभी पेशेंट को जो अगर हमने फॉर इंस्टेंस कोई मेलिग्नेंसी के लिए हमने उनको रेडियोथेरेपी दी है उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं. और रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी होते हैं क्योंकि ब्लैडर की कंप्लायंस बहुत लो है और वहाँ पर जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी में उसकी वजह से. एंड जो है वो कह रहे हैं कि लो कंप्लायंस कैन बी फंक्शनल. ठीक है, एंड इट कैन बी ट्रीटेड विद एंटीमेस्क्रीनिक्स या बॉटुलिनम टॉक्सिन भी बहुत हेल्पफुल है. और ये भी याद रखना है कि ए देना होता है हमने बॉटुलिनम टॉक्सिन ए. ठीक है, और साथ में अगर कोई इन सारे कामों के बावजूद भी पेशेंट नहीं ठीक हो रहा तो फिर हमने उनको सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफर करनी होती है. और फिर सर्जिकल मैनेजमेंट की अपनी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं और पेशेंट बेचारा उनको भी मैनेज करते करते तंग आया, तो हमने सबसे लीस्ट इन्वेसिव से स्टार्ट करना होता है हमेशा मैनेजमेंट को. Question number 24. You are teaching medical students about urodynamic studies. They are confused about P det. How is P detrusor calculated? P det is basically P detrusor. ठीक है, जो कि हम कैलकुलेट करते हैं. अभी मैंने पहले भी बताया कि हम माइनस करते हैं P एब्डोमेन को फ्रॉम P वेस्ट. देखिए जो P आपने यू निकाला है, ये फार्मूला है P det है. ठीक है, इज इक्वल टू P वेस्ट माइनस P एब्डोमेन. ये फार्मूला भी आ जाता है कि ये फार्मूला है या इसको रिवर्स कर देते हैं. तो हमने ये याद रखना है कि पी वेस्ट में से हमने पी एब्डोमेन को निकालना है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 25. द रीनल प्लाज्मा फ्लो इंक्रीजेज. ये भी एग्जाम में काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका हुआ एमसीक्यू है. लीडिंग टू इंक्रीज जीएफआर रेट, क्रिएटिनिन क्लियरेंस और प्रोटीन एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाती है. तो बाय हाउ मच डज द रीनल प्लाज्मा फ्लो इंक्रीज इन प्रेगनेंसी? तो ये 80% है. मैं आप लोगों को ये कहती हूँ, मैं चीज़ें ना रिलेट कर लेती हूँ कि प्रेगनेंसी में 8% रिस्क होता है कि यूटीआई हो जाएगा और 80% ही जो है ना ये बढ़ जाता है हमारा जीएफआर और प्लाज्मा फ्लो रेट. Question number 26. 32-year-old woman in her first pregnancy was admitted to the hospital at 29 weeks gestation because of a colicky pain in the left loin. Vomiting भी है, fever भी है, और उसके बाद investigation showed that she has a left ureteric stone. The patient was counseled and offered conservative management with painkillers, antibiotic and hydration. Unfortunately, 48 hours later, she was still having a spiking fever और रीनल फंक्शन भी डिटेरिएट होना शुरू हो गए हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज टू ट्रीट ऑब्स्ट्रक्शन कॉज बाय कैलकुला ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन दिस सिचुएशन? तो उसमें ये भी देखें एमसीक्यू यहीं से सारे उठाए हुए हैं और पूरे सिनेरियोज आते हैं. तो दैट इज परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टमी. हम उसमें यही करते हैं कि एंटरिंग द किडनी थ्रू अ स्मॉल इंसिजन इन द बैक फॉर द इंसर्शन ऑफ अ नेफ्रोस्कोप. The kidney stone are then removed under vision. It can be inserted under local anesthesia and is a temporizing measure to prevent further deterioration in the renal function until definitive treatment can be performed following delivery. उसके अलावा हमें पता है कि हम डबल जे स्टेंट्स भी पास कर सकते हैं, लेकिन दे मे नीड चेंजिंग सेवरल टाइम्स थ्रू आउट द प्रेगनेंसी. और स्टोन रिमूवल यूरेथ्रोस्कोपी में यही करते हैं कि इंसर्शन ऑफ अ यूरेथ्रोस्कोप ट्यूब थ्रू द यूरेथ्रा हैज बीन फाउंड टू बी सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ये हमने तीनों ऑप्शन ऊपर पढ़े थे, यहाँ पे उन्होंने उसकी डिटेल बता दी है. जाहिर हमने यूरोलॉजिस्ट की इनपुट तो लेनी ही है, हमें मल्टी डिसिप्लिन टीम के साथ चलना है.
आप खुद तो ये सारे प्रोसीजर्स नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 27, 51-year-old woman has had urodynamic studies done because of the multiple lower urinary tract symptoms. The result shows the following. During the filling phase, maximum bladder capacity ठीक है, P vest and P abdomen increase synchronously when the patient was asked to cough. ये भी ठीक है, ऐसे ही होता है। P det fluctuated between +5 and -5 centimeter H2O. During the voiding phase, the patient leaked on coughing and P det was +5 centimeter. आप लोगों को मैंने पहले बताया P det जो है ना वो 15 तक जा सकता है, which is normal. Which of the following option is the most likely diagnosis? तो अब हमने यही बताना है। वैसे हम कहते हैं कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, ठीक है, लेकिन अगर जब हम स्टडीज़ के बाद देखें कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है तो फिर हम उसको कहते हैं यूरोडायनामिक स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। हमने पेशेंट का अब डेफिनेटिव डायग्नोसिस बना लिया, ठीक है। और देर इज़ नो राइज इन द पी डेट, दस इट इज़ नॉट एन ओवरएक्टिव ब्लैडर, देर इज़ अ गुड ब्लैडर कंप्लायंस बिकॉज देर इज़ नो लार्ज राइज इन द पी वेस्ट। और वो उन्होंने शायद पैराग्राफ भी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ होता है, तो वही बता रहे हैं कि द फर्स्ट रेड लाइन इन द ग्राफ, द स्पाइक इन द रेड लाइन एट द बॉटम ऑफ द चार्ट शोज यूरिन लीकेज corresponding with the spike in the abdomen। ठीक है, इसमें यही होता है कि अगर एब्डोमेन का प्रेशर राइज होता है तो वहाँ से लीकिंग हो जाती है पेशेंट को। जब ये चीज़ें आपस में जो है वो बिल्कुल ऊपर नीचे फॉल कर रही होती हैं तो उसका मतलब यही होता है कि पेशेंट को स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है। और यूरोडायनामिक स्टडीज़ के बाद हम उसको कहते हैं यूरोडायनामिक स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, और ये भी MCQ आ जाता है इस तरह के सिनेरियो में। Question number 28, your consultant examines a 65-year-old patient who presented with symptoms of pelvic organ prolapse. She had a hysterectomy 10 years previously. The prolapse is noticed. The most distal portion of the prolapse protrudes more than 1 centimeter below the hymen, but no further than 2 centimeter or less than the total vaginal length. What is the stage of the prolapse? इसमें जो है ना 1 centimeter कि जो ऊपर नीचे होती है दैट इज़ 2, ठीक है, और अभी ये जो है ना 1 सेंटीमीटर से बाहर आ गई है तो ये स्टेज 3 हो गई है, ठीक है। ये आप लोग याद कर ले। आप लोगों के पास इसी तरह सिनेरियो और मेजरमेंट्स के साथ आप लोगों को बताते हैं पॉप क्यू की, और फिर वो बताते हैं भाई स्टेज बता दो, या फिर समटाइम्स ये होता है कि स्टेज आपने जो है वो अपनी खुद ही माइंड में डिसाइड करनी होती है और ट्रीटमेंट ऑप्शन पिक करना होता है। तो ये इस तरह से दोनों तरह से आपके ये MCQs इसमें भी आ सकते हैं। और आप लोग ग्रुप में भी काइंडली कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो तो आप लोग ज़रूर पूछा करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को मैं ऑथेंटिक रेफरेंस के थ्रू और गाइडलाइंस के थ्रू ही जो है वो हेल्प कर सकूँ, क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया है। तो अब थोड़ा ना स्मार्ट स्टडी की तरफ और स्मार्ट रिवीजन की तरफ आने की ज़रूरत है हमें, और इंशाल्लाह जो है वो टाइम से सारी चीज़ें हो जाएंगी हमारी।